अंदर हमको बराबर सेक्शन नंबर डी के प्रश्न पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर डी के अंदर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 प्रश्न कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं? अभी तक का जो बोर्ड की पेपर स्टाइल में जो पेपर आया है उसके अंदर पहला प्रश्न दूसरे चैप्टर, दूसरा प्रश्न चौथे चैप्टर, तीसरा प्रश्न छठे चैप्टर और चौथा प्रश्न 11वें चैप्टर और 5वां प्रश्न 13वें चैप्टर में से आता है। इसके पहले हम 3 पेपरों का सेक्शन डी रिवीजन कर चुके हैं। आज हम चौथे पेपर का सेक्शन डी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न जो दूसरे चैप्टर में से पूछा गया है, तो प्रश्न ऐसा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट और उसके उपयोग लिखिए, और उसके उपयोग लिखिए। अच्छा, ये चैप्टर नंबर बराबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 के अंदर 5 बनावट है। उन 5 बनावट में से एक बनावट हर साल पूछता है, जिसमें से एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि CaSO4 into 2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को हम क्या करते हैं कि 373 केल्विन तापमान पर, 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। तो इसमें से पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं, पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं। तो पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और बराबर क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट, बराबर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। तो याद रखने का, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, SO4 को बोलते हैं सल्फेट और हाफ को बोलते हैं हेमी और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको अगर पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट लिखिए, तो आपको लिखेगा जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। दूसरे में लिखने का कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 2 पॉइंट बनावट में लिखने के बाद आपको समीकरण लिखना होता है। अब आता है कि इसके उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, तो पहला देखो यहाँ पर मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। फिर आता है हमारा सतह को चिकना बनाने में, चिकना बनाने में और सजावट की वस्तुएं बनाने में, सजावट की वस्तु बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ऐसे 5 पॉइंट लिखने के बाद आप इसके ऊपर के बनावट के 3 पॉइंट लिख दोगे, तो ये प्रश्न का आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। अब क्या होता है, देखो फिर से समझ लो, बनावट पूछी थी और उपयोग लिखना हमको इतना ही है, पर वाक्य रचना में जब हम लिखते हैं तो प्रश्न क्या हो जाएगा, बड़ा उत्तर उसका बड़ा हो जाता है। आपको लिखने का जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर उसमें से पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ। उपयोग बोले तो मूर्ति खिलौने बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, सजावट की वस्तु बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए और दांतों में रहे गड्ढों को भरने के लिए, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न पूरा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रश्न पूछा है कि, प्रश्न ऐसा पूछा है कि समावयवता किसे कहते हैं, समावयवता किसे कहते हैं। और आपको ब्यूटेन के समावयव बनाने हैं, ब्यूटेन के क्या बनाने हैं, समावयव। तो अब देखो यहाँ पर समावयवता किसको कहते हैं, तो अणु सूत्र समान हो,
अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो, तो उनको एक दूसरे के समावयव कहते हैं। क्या बोलते हैं उन दोनों को? समावयव। और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं? इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो आपको याद रखने का कि अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या हो? अलग अलग। तो उसको एक दूसरे के क्या बोलते हैं? समावयव। और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। अब समावयवता बराबर, तो यहाँ पर देखो अगर इसका संधि विच्छेदन किया जाए तो सम प्लस अवयव, सम प्लस यानी समान अवयव होने चाहिए। अब हमको कह रहा है ब्यूटेन के क्या बनाओ? समावयव। ब्यूटेन के क्या बनाने? समावयव। तो हमको ब्यूटेन का सूत्र मालूम होना चाहिए कि C4H10। अब मैंने जब चैप्टर चलाया था तब बताया था जितने कार्बन होते हैं उससे दो कम कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या से दो कम समावयव बनते हैं। क्या बनते हैं? समावयव बनते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो इसमें से दो कम समावयव बनेंगे, तो 4 में से आपको 2 माइनस कर देने का, यानी कि बराबर जो ब्यूटेन है उसके कितने समावयव बनेंगे? तो 2। अब ये 2 समावयव बनाने के लिए आपको पहले जितने भी कार्बन एक लाइन में दिए, यानी कितने कार्बन दिए? 4, वो चारों कार्बन को एक लाइन में लिखना है। चारों कार्बन को एक लाइन में, यानी कार्बन हो गए 4। अब एक एक कार्बन कम करने हैं, 3 कार्बन एक लाइन में रखना है। एक कार्बन बच गया, कभी किनारे नहीं रखने का, बीच वाले कार्बन के नीचे। तो यहाँ पर भी कार्बन 4, यानी दोनों में अवयव देखो समान है। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी कार्बन 4। अब हमको हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 10। हमको मालूम है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो हमको क्या करना है कि कार्बन जितने के साथ जुड़ा है उसके अलावा क्या लगाने हैं? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो किनारे वाले कार्बन एक कार्बन से जुड़े हैं, तो किनारे पर हमेशा 3 हाइड्रोजन लगाने के। यहाँ पर भी किनारे पर 3, तो 6 तो यही हो गए। बीच वाला कार्बन देखो आजू बाजू दोनों से जुड़ा है, यानी 2 से जुड़ा है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाने के? 2। यहाँ पर भी 2, तो हमारे टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। अब यहाँ पर भी देखो किनारा वाला कार्बन 1 से जुड़ा है, किनारे वाला 1 से जुड़ा है, किनारे वाला, तो किनारे किनारे पर 3 हाइड्रोजन, तो 3 6 और 3 9। और बीच वाला देखो 1 2 3 से जुड़ा है, तो 9 और 1 10। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो दोनों में देखो अणुसूत्र समान है, यानी अवयव कैसे है? समान, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है। इसमें 4 कार्बन एक लाइन में है और इसमें 3 कार्बन एक लाइन में, यानी बनावट अलग अलग है पर सूत्र कैसा है? समान। तो इसलिए इनको बोलेंगे समावयव, क्योंकि अवयव समान है। बराबर 4 कार्बन दोनों में 4 है, हाइड्रोजन दोनों में 10 है, तो अवयव समान है, यानी सूत्र समान है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? अलग अलग, बनावट कैसी है? तो इसको एक दूसरे के बोलते हैं समावयव, और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं इस घटना को? समावयवता कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब इसका नाम, अगर चारों कार्बन एक लाइन में है तो बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। अच्छा, एक कार्बन, ये देखो यहाँ पर कार्बन के नीचे CH3 है, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब कि अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या हो? अलग अलग, तो उसको एक दूसरे के क्या बोलते हैं? समावयव, और इस घटना को बोलते हैं समावयव। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न भी
अब देखो चैप्टर नंबर 6 का प्रश्न भी हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मिटाकर फिर है ना बड़ा सा प्रश्न है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम 11वें का प्रश्न पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 में तो प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा 3, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन और बराबर उसके द्वारा उत्पन्न घटना। तो आपको देखो वायुमंडलीय अपवर्तन, तो पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। पृथ्वी का वातावरण जो है वो अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। तो पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। अब नीचे हवा कैसी है? मोटी, ऊपर हवा पतली। तो नीचे के स्तर का घनत्व, नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से, नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से कैसा है? अधिक। यानी नीचे घनत्व अधिक है, ऊपर घनत्व। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपवर्तनांक में क्या आती है? कमी। अपवर्तनांक में क्या आती है? कमी आती है। तो लिखने का पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए जैसे जैसे हम नीचे से कहा जाते हैं ऊपर, वैसे वैसे अपवर्तनांक में क्या आती है? कमी आती है। अब आपको लिखने का कि वातावरण के जो स्तर है, वातावरण के स्तर की भौतिक परिस्थिति, भौतिक परिस्थिति ये स्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती, यानी बदलती रहती है। जैसे हवा की गति, कभी तेज हवा चले, कभी धीमी, तापमान कभी ज्यादा हो, कभी कम। तो क्या होता है कि पृथ्वी के वातावरण के स्तरों की भौतिक परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है, जैसे हवा की गति और बराबर तापमान। तो उसी प्रकार से जो अवकाशीय वस्तु है, बराबर जो हमारी वस्तु है, उसके आभासी प्रतिबिंब की स्थिति, आभासी प्रतिबिंब की स्थिति हमको बदलती दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? बदलती दिखाई देती है। और इस घटना को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या बोलते हैं इस घटना को? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निम्नलिखित घटनाएं उत्पन्न होती है, जैसे सूर्योदय का पहले होना, बराबर सूर्योदय का पहले होना, सूर्यास्त का विलंब से होना, सूर्यास्त का क्या होना? विलंब से होना, और तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तो ये सब घटनाएं देखने को मिलती है। फिर से देखो, पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे के स्तर का घनत्व ऊपर के स्तर के घनत्व से कैसा होता है? अधिक होता है। इसलिए जैसे जैसे नीचे से हम कहा जाएंगे ऊपर, वैसे वैसे अपवर्तनांक में क्या आती है? कमी। अब मैंने कहा कि वातावरण के स्तर की भौतिक परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है, जिसके कारण बराबर वस्तु की आभासी स्थिति बदलती दिखाई देती है। और इस घटना को बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अब 3 घटनाएं उत्पन्न होती है, सूर्योदय का पहले होना, सूर्यास्त का विलंब से होना और तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछे तो सारे पॉइंट यहाँ से लिखने हैं कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। अब नीचे की हवा मोटी है, तो नीचे की हवा क्या है? ठंडी। तो नीचे सघन माध्यम है, क्या है? सघन माध्यम। ऊपर की हवा क्या है? गर्म। तो ऊपर की हवा कैसी है? पतली। तो ऊपर कैसा माध्यम है? विरल। कैसा माध्यम है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहला पॉइंट लिखने का कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। बराबर नीचे की जो हवा है वो क्या होती है? बराबर नीचे की हवा
ठंडी होती है, इसलिए कौन सा माध्यम? सघन। ऊपर की हवा गर्म होती है तो कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। अब क्या होता है कि जो तारे में से प्रकाश की किरण आती है वो जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम में, तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ती है। अभिलंब की कहाँ मुड़ती है? और जिसके कारण हमको तारे का एक स्थान और दिखाई देता है, और वो स्थान उसके मूल स्थान से थोड़ा ऊपर अलग दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अलग। फिर से देखो, पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे की हवा ठंडी तो सघन माध्यम, ऊपर की हवा गर्म तो तारे में से जो प्रकाश की क्या आती है? किरण, जब वो पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है? प्रवेश, तो विरल माध्यम से कहाँ जा रही है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जिससे तारे का हमको एक स्थान और दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बराबर आभासी स्थान। और वो आभासी स्थान हमको मूल स्थान से थोड़ा ऊपर और अलग दिखाई देता है। अब पृथ्वी के वातावरण के स्तरों की भौतिक परिस्थिति स्थायी नहीं है। भौतिक स्थिति पर जो भौतिक परिस्थिति है वो स्थायी नहीं है, जैसे हवा की गति और तापमान, जिसके कारण हमको तारे की आभासी स्थिति बदलती दिखाई देती है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि तारे में से जो प्रकाश आता है, तारे में से क्या आता है? प्रकाश। उस प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है, और इसलिए तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? टिमटिमाते दिखाई देते हैं। यानी तारे में से जो प्रकाश की क्या आती है? तीव्रता, वो समय के साथ क्या होती है? बदलती है। यानी कभी तारे में से 5 प्रकाश हमारी आंखों में पहुंच रहा है, 5 किरणें, कभी 2, कभी 4, कभी 3, कभी 2, तो बदल रहा है ना। इसलिए तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि जो प्रकाश आ रहा है तारे में से, उस प्रकाश की तीव्रता समय के साथ क्या हो रही है? बदल रही है। इसलिए तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो आपको ऐसा पूरा लिखना है कि पृथ्वी का वातावरण अलग अलग घनत्व वाले स्तरों का बना होता है। नीचे की हवा ठंडी तो सघन माध्यम, ऊपर की हवा गर्म तो। अब तारे में से जो प्रकाश की क्या आती है? किरण, वो जब पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो विरल से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जिससे तारे का एक हमको आभासी स्थान दिखाई देता है, जो उसके मूल स्थान से थोड़ा ऊपर अलग दिखाई देता है। फिर वातावरण के स्तर की भौतिक परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है, जैसे हवा की गति और तापमान, जिसके कारण हमको तारे की आभासी स्थिति बदलती दिखाई देती है। लेकिन मुख्य कारण ये है कि तारे में से जो प्रकाश की क्या आ रही है? किरण, वो प्रकाश की किरण की तीव्रता समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए तारे हमको टिमटिमाते दिखाई देते हैं।